हेलो बच्चों, ये सेकेंड क्लास है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट वीडियो में हमने देखा बायो-सेवर्स लॉ को डिस्कस किया। तो बायो-सेवर्स लॉ के एप्लीकेशंस में दो मेनली एप्लीकेशंस हमें करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जैसे बायो-सेवर्स लॉ में हमने देखा कि कोई डीएल करंट एलिमेंट होता है, इसके कारण किसी पी पॉइंट पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी मिलता है और वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी होता है, ये ओनली ड्यू टू डीएल लेंथ में जो करंट होता है उसके कारण होता है, इसलिए ये dB है, दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P। अब अगर हमें पूरे वायर के कारण, मान लेते हैं वायर AB है, निकालना है, तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट कॉन्फ़िगरेशन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो B को इंटीग्रेट करना होगा dB को, तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। dB को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, dB वेक्टर इज इक्वल टू आइडियल क्रॉस R अपॉन RQ, यानी कि म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई DL क्रॉस R आइडियल क्रॉस R अपॉन RQ का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन होगा ये कंडीशनल होगा, एज डिपेंडिंग ऑन द कि करेंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसका शेप क्या है। तो हम B को dB को इंटीग्रेट करेंगे और हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है ये कंडीशनल होगा। एज इट, हम कैसे भी dB हो, हम उसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर dB का मैग्नीट्यूड ड्यू टू ऑल करेंट एलिमेंट एट पॉइंट P इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो हम एज सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर dB ड्यू टू ऑल करेंट एलिमेंट, जैसे हम यहाँ लेंगे करंट एलिमेंट, तो उसके कारण P पॉइंट पे dB सेम होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम सिंपली इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हमें कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करना होगा, यानी कि dB को हमें फंक्शन बनाना होगा कुछ ऐसे फैक्टर का जिसके लिए जो सारे करंट एलिमेंट के कारण जो सारे dB होंगे उसके लिए वो सेम तरीके से अपने वैल्यू को एडजस्ट करेगा। ये चीज़ क्लियर होगा जब हम अभी दो एप्लीकेशन करेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए और सर्कुलर वायर के लिए। तो स्ट्रेट वायर में हम एडजस्टमेंट करेंगे तब हमारा ये कंडीशन फुलफिल होगा। सर्कुलर वायर में हम देखेंगे कि ऑल dB ड्यू टू ऑल करेंट एलिमेंट आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर हम सेंटर ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो जैसे जैसे इसको डिस्कस करेंगे ये जो कंडीशन है ये भी डिस्कस होगा। उसके बाद हम dB को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन करंट जो है उसका कंडक्टर, उसका शेप साइज कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्स लॉ में। पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिन straight current carrying conductor। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट इसी टॉपिक पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं नीट में और जेईई मेंस में या फिर एडवांस में। अब ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इसलिए कि हमें सिर्फ हमें कंडक्टर के अंदर के मैग्नेटिज्म को डिस्कस नहीं करना है। थिन का मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, थिन और थिक होने में डिफरेंस हो जाता है। थिक में इनसाइड द वायर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये क्या होगा और कैसे बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज होगा, फार्मूला क्या निकलेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है AB, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। AB इज ए स्ट्रेट कंडक्टर, करंट इज I। इस कंडक्टर से D डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द कंडक्टर AB। अब हमें एक्चुअली यूज करना है बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो हम कहीं पर एक करंट एलिमेंट लेते हैं और उस करंट एलिमेंट के कारण P पे dB निकालते हैं, स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। हम यहाँ पर एक DL ले रहे हैं, मतलब आइडियल ले रहे हैं, और उस आइडियल को हम सेंटर्ड मान रहे हैं एट पॉइंट O। एट पॉइंट O पे हम एक आइडियल ले रहे हैं, सेंटर्ड एट पॉइंट O। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ के लिए हमें R चाहिए होगा, तो ये हो गया R डायरेक्टेड O टू P। और एंगल थीटा भी चाहिए आइडियल और R के बीच में। तो आइडियल का डायरेक्शन तो ऐसे ही होगा जैसे करंट है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो आइडियल और R के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट एट O, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। और इस dB का डायरेक्शन हो जाएगा, बताया हूँ, dB का डायरेक्शन आइडियल क्रॉस R। स्ट्रेट कंडक्टर है, आइडियल का डायरेक्शन वही होगा जो I का होगा। I के तरफ रखेंगे, R ऐसे है, R के तरफ कर्ल करेंगे तो किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड्स। तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स। अब अगर हमें तो चाहिए पूरे स्ट्रेट कंडक्टर AP के कारण P पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम करंट एलिमेंट यहाँ लेते हैं तो R चेंज हो जाएगा, थीटा भी चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ लेते हैं या यहाँ लेते हैं तब भी R और थीटा कंटिन्यूसली अलग अलग होगा। तो हम देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन पे अगर हम करंट एलिमेंट ले रहे हैं तो dB एट P का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन तो हर करंट एलिमेंट के कारण आइडियल क्रॉस R से डायरेक्शन तो P पर इनवर्ड ही होगा हर dB का ड्यू टू ईच करंट एलिमेंट, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा R के डिफरेंट होने के कारण और थीटा के डिफरेंट होने के कारण। तो अभी डिस्कस किया, कंडीशनल है इंटीग्रेशन।
दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि अगर हम डीबी को इंटीग्रेट करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं तो हमें डीएल को भी का भी टोटल वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कंडक्टर के लेंथ के बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है, कंडक्टर के लेंथ के बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है कि ए बी का लेंथ कितना है। तो हम डीबी को एक ऐसे टर्म का फंक्शन बना देंगे जो बाकी सारा डीबी उसके लिए एक सिमेट्री हो जाएगा, और डीबी का वैल्यू जिस जिस कारण से अलग हो आ रहा था उन सारे फैक्टर्स को हम एलिमिनेट कर देंगे। डीबी का वैल्यू अलग लाने वाला एक फैक्टर है आर, दूसरा फैक्टर है थीटा। तो यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट ये करेंगे कि ये जो एंगल है इसको हम लोग मान लेंगे फाई, ये है मान लेते हैं पॉइंट सी। तो एंगल ये फाई हो गया। तो इन राइट ट्रायंगल ओ सी पी थीटा प्लस फाई 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा फाई और ये 90। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई, ये हो जाएगा कॉस फाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर ए। मतलब हम 1 में साइन थीटा के बदले में कॉस फाई डाल देंगे। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर थीटा लेने का मतलब है कि हम डीबी को यहाँ पे फाई लेने का मतलब है कि हम डीबी को फाई का फंक्शन बना रहे हैं। हम डीबी को फाई का फंक्शन बना रहे हैं। और दूसरा चीज़ एक तो हो गया साइन थीटा का, अब हमें आर को हटाना है, एडजस्ट करना है। ये डी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं कॉस फाई, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, डी बाई आर। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉन कॉस फाई। आर इज इक्वल टू डी अपॉन कॉस फाई। इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर बी। अब है थर्ड प्रॉब्लम है इस डीएल का। इंटीग्रेशन में डीएल आ जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन करके टोटल लेंथ चाहिए होगा, वो हमें मिलेगा नहीं, लेंथ के बारे में कोई आइडिया है नहीं। तो ये जो सीओ लेंथ है इसको हम एल मान लेते हैं। लेट CO इज इक्वल टू एल। अब इस राइट ट्रायंगल में tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा L बाई डी, परपेंडिकुलर बाई बेस। L इज इक्वल टू आ जाएगा D tan फाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू फाई। हमने इसको फाई का फंक्शन बनाया है, और L जो है वो अलग अलग पोजीशन होगा DL का, तो L का वैल्यू भी अलग अलग होगा, लेकिन वो फाई पे डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा DL डिवाइडेड बाई डी फाई इज इक्वल टू D, तो कांस्टेंट है, tan फाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। तो इससे हमें DL इक्वल टू मिल जाएगा D सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये इसको मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर सी। अब हम A, B और C से वैल्यूज को 1 में पुट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो नाउ पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम A, B and C
इन 1, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई, तो आई है, डी एल के बदले में हम सी से डालेंगे डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, किसके बदले में? डी एल के बदले में। साइन थीटा के बदले में डाल देंगे ए से कॉस फाई इंटू कॉस फाई। नीचे था आर का स्क्वायर, तो आर के बदले में डी डिवाइडेड बाई कॉस फाई का होल स्क्वायर। अब इसमें ये आ जाएगा, ये अलग था, इसको अलग रहने दो। अब ये इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी सेक स्क्वायर फाई, और ये कॉस फाई नीचे है और नीचे का भी नीचे है और उसका स्क्वायर है, तो ऊपर आ जाएगा वो कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा इनटू कॉस फाई और फिर डी फाई। नीचे डिवाइडेड में क्या क्या है? डी का स्क्वायर, तो एक डी से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई रेसिप्रोकल्स होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमें डी बी क्या मिलेगा? फाइनली हमें डी बी मिलेगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई डी कॉस फाई डी फाई, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एवरीथिंग ये कांस्टेंट, आई और डी कांस्टेंट, यानी कि सिंपली अब हमने डी बी को फंक्शन बना दिया है, किसका? फाई का। सारे डी बी फाई के ही फंक्शन होंगे, हम कहीं पे भी डी बी लेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल हो यहाँ होगा, सारे डी बी फाई के ही फंक्शन होंगे। तो हम अब यहाँ पर हम मैथमेटिक्स से ये भी जानते हैं कि हम किसी ट्रायंगल के लेंथ को एंगल के टर्म में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये अगर एक ट्रायंगल है तो ये एंगल जो होगा वो इस लेंथ के डायरेक्टली होगा, जैसे जैसे ये लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा थीटा बढ़ेगा, मतलब एंगल को हम इस लेंथ को हम इस एंगल के टर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंगल बढ़ेगा, एंगल कम है तो लेंथ भी कम है। तो यहाँ क्या करेंगे कि अब हमें पूरे वायर ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस इंड को हम यहाँ P से एसोसिएट कर देंगे। ये, और इस इंड को भी P से जोड़ देंगे। और ये जो एंगल है, इस एंगल को मान लेंगे फाई 1 या अल्फा या बीटा कुछ भी, और ये जो एंगल है इसको मान लेंगे फाई 2। यहाँ पे हमेशा याद रखिए फाई 1 एंगल है जो पॉइंट P एक इंड के साथ बना रहा है, और दूसरा जो लाइन है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट का फ्रॉम द कंडक्टर। और एंगल जो है ये वाला फाई 1, ये हमने इस लाइन से लिया है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, ये भी माइंड में रखना है। और ये जो एंगल ले रहे हैं ये पॉइंट P को लिंक कर रहा है इस इंड से, और हमने सेम लाइन CP के साथ दोनों एंगल लिया है, और एंगल जिसके साथ लेंगे वो होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फ्रॉम द कंडक्टर। तो ये हम ले रहे हैं एंगल क्लॉकवाइज, ये एंगल हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये बिल्कुल माइंड में रहना चाहिए। तो
dB को हम सिंपली अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि dB को हमने फाई का फंक्शन बना दिया है। अगर हम φ1 से φ2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें पूरे कंडक्टर के लेंथ को हम एसोसिएट कर रहे हैं। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट P ड्यू टू conductor AB is B, which is integration of dB from φ1 to φ2 mu naught by 4 pi I divided by d cos phi d phi। अब यहाँ कुछ है एडजस्टमेंट करना। हमने φ1 और φ2 को CP लाइन से मेजर किया था, तो एक को हमने मेजर किया था क्लॉकवाइज और दूसरे को मेजर किया था एंटी क्लॉकवाइज। तो फिजिक्स में अगर हम राइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट के डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो अगर जो एंगल क्लॉकवाइज मेजर हुआ है उसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जो इस CP लाइन से मेजर हुआ है इसको तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर हम φ2 को पॉजिटिव ले रहे हैं तो φ1 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम सेंस में मेजर नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई डी कॉस फाई डी फाई। कॉस फाई का इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाता है, साइन फाई। और इसका रूल है डिफिनिट इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट को यहाँ डाल दीजिए, अपर लिमिट को यहाँ डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई डी, अपर लिमिट डालेंगे जिसका फंक्शन है साइन फाई के बदले में φ2 माइनस साइन माइनस φ1। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये इधर आकर के माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I अपॉन डी साइन φ2 प्लस φ1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम इसको लिखेंगे साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट इन द वायर AB। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे अगर वायर AB जो है AB इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। फाइनाइट लेंथ का वायर है, हमें सिंपली ये फार्मूला यूज करना है। फार्मूला यूज करते समय हमें ध्यान देना है डी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। φ1 और φ2 एंगल्स जो मेजर हो रहे हैं वो अपोजिट सेंस में हो रहे हैं। अगर किसी सिचुएशन में दोनों एंगल सेम सेंस में मेजर हो रहे हो
हैं तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा दूसरे के रेस्पेक्ट में। वो आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। फिलहाल अभी इतना है कि ये है फॉर्मूला ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ ऑफ ए वायर। अब अगर है जैसे केस 1, कंडक्टर ए बी इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, एंड जो पॉइंट है कंडक्टर ए बी जो है वो बहुत इनफाइनाइट है, ऐसे उसका कहाँ तक ये हुआ है कुछ नहीं पता। और तो पॉइंट तो हम वो ये जो डिस्टेंस है वो तो इतना छोटा हो जाएगा इनफाइनाइट के सामने में। एंड पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो बीच में ले रहे हैं, कंडक्टर ए बी के बीच में या मिडिल में कहीं पे ले रहे हैं। एंड पॉइंट पी लाइज इन द सेंटर या मिडिल। सेंटर से ये कंफ्यूज मत हो जाना कि कंडक्टर पर ही ले रहे हैं, मतलब कंडक्टर के बीच में डी डिस्टेंस पे ले रहे हैं या कोई किसी डिस्टेंस पे ले रहे हैं। तो अगर कंडक्टर ए बी इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट है, और पॉइंट पी लाइज इन द सेंटर और मिडिल, तो ये जो हमने एंगल लिया था ऐसे, ये तो इससे मिलेगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही पैरेलल ही चलता जाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल होता है ना, ये एंगल भी 90 और ये भी इसके पैरेलल जाता रहेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा जाकर के, तो इसको तो पैरेलल होगा। अगर ये थोड़ा सा भी टिल्ट होगा इस तरफ होगा तो मिल जाएगा कहीं पे, लेकिन उसको तो इन्फिनिटी पे तक जाना है, इंड पे में मिलते हैं ना। तो ये एंगल भी हो गया 90। तो क्या हो गया, φ1 भी 90, φ2 भी 90 हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो sin φ1 1, sin φ2 भी 1। तो फॉर्मूला आ गया B = μ0/4π I/d 1 + 1। sin φ1 भी 1, sin 91, sin 91। B का फॉर्मूला हो गया μ0/4π 2I/d। 2 से 4 को कैंसिल करके भी लिख सकते हो, लेकिन इस फॉर्म में रखने से फ़ायदा होता है कि हम इसके बदले में 10⁻⁻7 इन न्यूमेरिकल में यूज कर लेते हैं, और कोई मतलब नहीं है। ये है अगर पॉइंट जो है वो कंडक्टर के बीच में कहीं पे हम ले रहे हैं, इनफाइनाइट कंडक्टर के। केस 2, कंडक्टर ए बी इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट पी लाइज किसी इंड के पास हो, नियर एन इंड, ए कहिए या बी के पास, ए बी इनफाइनाइट, तो पॉइंट पी या तो इधर कहीं पे है इस इंड के पास, या इधर कहीं पे है इस इंड के पास। तो ये वाला एंगल तो हुआ ही नहीं, सिर्फ एक एंगल होगा। अगर हम इंड लेते हैं बी के पास, तो ये ऊपर वाला एंगल कौन सा था, ये वाला एंगल था φ2। तो φ2 0, φ1 90, ये φ2 था ना, ये φ1 था। तो φ2 0, φ1 90। अगर हम इंड बी के पास लेते हैं, अगर हम इंड ए के पास लेते हैं तो φ2 90 और φ1 तो है ही नहीं, φ1 0, φ2 90। तो फाइनली फार्मूला में कोई एक 0 हो जाएगा और दूसरा टर्म 1 हो जाएगा, या तो ये 1 हो जाएगा तो sin φ2 वाला 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये 1 + 0 या 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ हो जाएगा या तो 1 + 0 कहो इसको, यानी कि इसको ऐसे भी समझ लो, अगर हम इंड लेते हैं, इंड ए लेते हैं,
तो इंड ए के पास अगर हमने पॉइंट को लिया है तो φ1 जो है वो 0 हो जाएगा और φ2 जो है वो 90 हो जाएगा। अगर हम पॉइंट P को इंड बी के पास लेते हैं तो φ1 90 हो जाएगा और φ2 0 हो जाएगा। और इस केस में हम इसको सेमी इनफाइनाइट कह सकते हैं। एक तरफ तो इनफाइनाइट है और दूसरा इंड के पास है पॉइंट, तो ये जो है ये हो गया सेमी इनफाइनाइट का केस, सेमी इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा 1 + 0 या फिर 0 + 1, तो यहाँ 2 नहीं आएगा। दिस इज द फॉर्मूला। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, करंट ऐसे था तो इनवर्ड होगा अगर हम पॉइंट P इसी के प्लेन पे यहाँ पे लेते हैं। अगर हम पॉइंट P इधर लेंगे तो बताया हूँ राइट हैंड कर्ल रूल, इसी के प्लेन पे इधर लेते हैं तो आइडियल क्रॉस आर, आर ऐसे हो जाएगा, वो ये आउटवर्ड हो जाएगा। और इधर ले रहे थे हम इधर कहीं पे ले रहे थे तो इनवर्ड हो जाएगा। क्रॉस का मतलब इनवर्ड, डॉट का मतलब आउटवर्ड। तो इसमें स्ट्रेट वायर पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में दे रखा है कि ये लॉन्ग वायर कैरीज करेंट 10 एम्पियर हॉरिजॉन्टल, ए हॉरिजॉन्टल लॉन्ग वायर कैरीज करेंट 10 एम्पियर। तो यहाँ पर 2 फार्मूला है, 3 फार्मूला है, फाइनाइट वाला, इनफाइनाइट वाला और सेमी इनफाइनाइट वाला। सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट वाला लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लॉन्ग वायर है, उसके लेंथ के बारे में कोई आइडिया नहीं दे रखा है। तो जब भी लेंथ के बारे में कोई आइडिया नहीं दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है तो हम उसको इनफाइनाइट वाला मानते हैं। और अगर पॉइंट कुछ इस तरह से दे रखा है, एक इंड के पास यहाँ पे निकालना है और इधर जो है ये कह रहा है इनफाइनाइट, तो फिर ये सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कि बस 2 का अंतर होता है। इनफाइनाइट वाला और सेमी इनफाइनाइट वाला में ये जो होता है, ये अगर इसके कारण b है तो सेमी इनफाइनाइट वाला b/2 हो जाता है। फॉर्मूला से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो फाइनाइट वाला गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि हाँ इतना लेंथ है तो निकालना है फाइनाइट लेंथ है। तो अगर लेंथ के बारे में सिंपली लिख रखा है लॉन्ग वायर कैरीजेज करेंट, तो हम इनफाइनाइट वाला मानेंगे। और हम पॉइंट तो हम कहीं भी ले सकते हैं, इसका लेंथ का कोई आइडिया नहीं है। तो अगर क्वेश्चन है कि ये लॉन्ग वायर कैरीजेज करेंट 10 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर, a long horizontal wire carries current 10 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो डायरेक्शन होता है ऐसे, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और ये वेस्ट, और हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड के पैरेलल है ये वायर। अब इस वायर के डायरेक्टली एभव 1 मीटर पे, R = 1 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में कितना होगा? तो हम सिंपली लगाएंगे इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला, B = μ0/4π 2I/r। बस ऊपर मतलब ऐसे, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। मतलब ऐसे देख लो कि अगर मैं नॉर्थ की तरफ खड़ा हूँ तो हमें ये वायर ऐसे है और हमें 1 मीटर पे निकालना है यहाँ पे। तो ये R हो गया 1 मीटर, तो B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10⁻⁻7 μ0/4π के बदले में
इंटू 2 इंटू 10/1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला मैग्नीट्यूड में ऊपर। डायरेक्शन की बात करेंगे तो आई का डायरेक्शन आइडियल है, तो आइडियल क्रॉस आर का करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। इसी से ज़्यादा करेंगे हम, ऐसे वाला वो रूल भी लगा सकते हैं, थंब रूल। तो ऐसे है करंट साउथ से नॉर्थ के तरफ, हॉरिजॉन्टल वायर है, पॉइंट ऊपर में ऐसे है, करंट के तरफ रखेंगे और कर्ल करेंगे आर के तरफ। बताया था बायो-सेवर्ट्स लॉ से, करंट स्ट्रेट वायर है तो आइडियल का डायरेक्शन तो वही होगा जो आई का होगा। आई क्रॉस आर करना है, आई है अलोंग साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ मान लेता हूँ ऐसे, या इसमें दिखा रखा है ऐसे, पॉइंट यहाँ ऊपर है तो ऐसे कर्ल करेंगे। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ से नॉर्थ की तरफ रख रहा हूँ और कर्ल ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, क्योंकि आर जो पॉइंट पी जो है वो वर्टिकली एबव ले रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा अलोंग उस डायरेक्शन पे, किधर, ईस्ट। सिमिलरली अगर नीचे लें आर डिस्टेंस पे ही, 1 मीटर पे ही वायर से नीचे पॉइंट ले रहे हैं, तो नॉर्थ की तरफ है और नीचे करेंगे तो हो जाएगा किधर, अपोजिट, यानी कि उस केस में हो जाएगा अलोंग वेस्ट। वायर के प्लेन पर ही राइट में पॉइंट लेंगे ऐसे, ये है साउथ, साउथ से नॉर्थ, राइट में पॉइंट लेंगे, वायर का प्लेन और जो पॉइंट ले रहे हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है अगर, तो ऐसे लेंगे डाउनवर्ड। अगर राइट में लेते हैं तो साउथ से नॉर्थ, यानी कि ईस्ट की तरफ पॉइंट ले रहे हैं, और वो जो पॉइंट है वो वायर के प्लेन पे ही लाई कर रहा है, यानी कि बिल्कुल राइट में। तो किधर हो जाएगा, आइडियल क्रॉस आर किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड। सिमिलरली अगर लेफ्ट में लेंगे तो आइडियल क्रॉस आर किधर हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। जस्ट समझाने के लिए बात डिस्कस कर रहा हूँ, अब इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये तो एक बात हो गया। अब अगर फाइनाइट वायर का है केस, तो जैसे मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है, इसका साइड ए, करंट इसमें ऐसे है, और हमें इसके सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फाइनाइट वायर वाला फार्मूला लगेगा B = μ0/4πI/d sin φ1 प्लस sin φ2। D क्या होता है, D होता था AB वायर था, पॉइंट यहाँ लिए थे, ये होता था D। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है फॉर्मूला में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला में लेना पड़ता है, और एक इंड जो इस परपेंडिकुलर लाइन वाले के साथ एंगल बनाती है उसको हमने लिया था φ2, और ये वाला एंगल हमने लिया था φ1। तो जब एंगल इस तरह से हो, फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू डाल देना है, एक एंगल क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करना है, साइन वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है। साइन का प्रॉब्लम आएगा जब उस सिचुएशन में दोनों एंगल्स क्लॉकवाइज मेजर हो रहे होंगे, या वो उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम A, B, C और D में डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम सिर्फ AB के बारे में सोचें और इस पॉइंट O के बारे में सोचें, बाकी के बारे में अभी नहीं सोचना है, एक एक करके सोचना चाहिए। फॉर्मूला हमें ये लगाना है, तो पहले तो हमें इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा, तो इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा A/2। अब एक इंड वाला एंगल ये होता है और दूसरा इंड वाला एंगल φ2
ये है फाई 2, तो क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। फाई वन भी हो जाएगा 45 डिग्री ये वाला, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री। और डायरेक्शन तो आई की तरफ रखेंगे और पॉइंट पी यहाँ है तो ये हुआ आर वेक्टर, तो आइडियल क्रॉस आर किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे उसको, आई का वैल्यू डाल देंगे जो भी है आई का वैल्यू, डी का वैल्यू a/2 ले लेंगे, फाई 1 भी 45, फाई 2 भी 45। अब अगर हम BC की का बात करते हैं तो BC का बात करते हैं तो B ऐसे है, C ऐसे है, करंट ऐसे है और पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ है, ये है पॉइंट, इसका भी डिस्टेंस a/2 हो जाएगा और ये एंगल भी 45 और ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा। I मतलब इसका I और R उस पॉइंट का डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर R, तो I ऐसे है, R की तरफ कर्ल करेंगे, किधर हो गया, नीचे हो गया। सिमिलरली CD के कारण भी इस पॉइंट पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 ही हो जाएगा, यहाँ भी a/2 ही था। करंट इसमें ऐसे है, ऐसे रखेंगे, R ऐसे हो जाएगा, इस केस में करेंगे एंगल सेम हो जाएगा, कितना, एक इंड ये भी 45 और ये भी 45। सिमिलरली इसके कारण भी डिस्टेंस इस पॉइंट सेंटर का a/2 ही हो जाएगा, एंगल इन दोनों का भी स्क्वायर है, एंगल 45 ही होगा, 45 ही होगा। यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए B जो है इसको 4 इंटू इतना कर देंगे। फाई 1 क्या ले लेंगे, 45, फाई 2 भी क्या ले लेंगे, 45, 4 इंटू कर देंगे, 4 पूरे स्क्वायर के कारण एट द सेंटर हमें मिल जाएगा। उसके बाद और भी कई तरह का सिचुएशन हो सकता है। जैसे मान लेते हैं एक वायर ऐसे है, दिखा रखा है और इन्फिनिटी तक दिखा रखा है, या लिख रखा है वेरी लॉन्ग करंट लाइक दिस। दूसरा वायर जो है वो ऐसे है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ था और इसमें करंट ऐसे है। मान लेते हैं इसमें करंट है I और इसमें भी I है, या इसमें I1 है और इसमें I2। अब इसके कारण मान लेते हैं इस पॉइंट पे कह रहा है, R डिस्टेंस पे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कह रहा है। तो हमने पढ़ा है कि ऑन द एक्सिस ऑफ ए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड 0, तो कंडक्टर 2 और कंडक्टर 1 है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। कहीं पर भी इस कंडक्टर के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, या फिर इसके एक्सिस पे कहीं पर भी थीटा 0 हो जाता था, तो मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आइडियल और आर के बीच में थीटा 0, यहाँ पर थीटा है 180 डिग्री, तब भी मैग्नेटिक फील्ड 0। तो इसके कारण तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अब आई इसके कारण कंडक्टर 1 के कारण जिसमें करंट I1 है, तो यहाँ पर सेमी इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज पॉइंट P लाइज नियर वन इंड। यहाँ पर ये इनफाइनाइट नहीं है, इससे इधर एक ही तरफ इनफाइनाइट है, तो सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा।
तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन डी। डायरेक्शन की बात करेंगे तो I1 के तरफ रखेंगे, R ऐसे है, कंडक्टर से हमेशा पॉइंट के तरफ होता है R, तो I1 और है ऐसे, R ऐसे है, कर्ल करेंगे क्या हो जाएगा आउटवर्ड, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, तो सिर्फ B1 होगा। तो बहुत तरह का सिचुएशन हो सकता है, बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये एक पॉइंट है और ये इसके बारे में बता रखा है कि ये वायर है ऐसे, और ये दूसरा वायर है, ये ऐसे है, सेमी इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट है I1। ये तीसरा वायर है और ये भी है सेमी इनफाइनाइट ऐसे, और ये है, ये भी है ऐसे सेमी इनफाइनाइट किसी कारण से, और ऐसे ये होकर के ऐसे होकर के ऐसे आ रहा था। अब ये सिचुएशन है, तो बस कुछ नहीं है, ये 1 है, इसमें करंट है I2, तो इसमें भी है I2, ऐसे बेंड हो गया है, और हमें इस O पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ये भी कह रहा है D है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी कह रहा है D है। इसमें करंट जो है वो I3 है, तो ये इसको मान लीजिए 1, इसको मान लेते हैं 2, इस कंडक्टर को मान लेते हैं 3, और इस कंडक्टर को मान लेते हैं 4। अब I2 के कारण तो O पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि I2 के एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। तो कंडक्टर 1 के कारण B1 क्या हो गया 0। अब इस कंडक्टर को लेते हैं, एक बार में एक स्ट्रेट कंडक्टर को हम एक सिंपल कंडक्टर, एक अलग कंडक्टर मान सकते हैं, तो इसके कारण तो होगा। इस तरफ है ये इनफाइनाइट, यहाँ से शुरू हो रहा है, और पॉइंट P इसके एक इंड के पास है, तो सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा B2 के लिए। इस वायर के कारण B2 के लिए फॉर्मूला लगेगा सेमी इनफाइनाइट वाला, म्यू नॉट बाई डी I2 म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 डिवाइडेड बाई डी। और किधर हो जाएगा डायरेक्शन, I2 ऐसे है और ये पॉइंट O ऐसे है, तो R जो है R वेक्टर तो ऐसे लेना होगा, कंडक्टर से पॉइंट के तरफ I2 के तरफ रखेंगे, R वेक्टर के तरफ कर्ल करेंगे, मतलब है कि हमें कर्ल ऐसे करना होगा, तो I2 के तरफ रखेंगे, कर्ल करेंगे, किधर हो जाएगा इनवर्ड, किधर हो जाएगा इनवर्ड। सिमिलरली I3 के कारण भी नहीं होगा, इसी के एक्सिस पे ये लाई कर रहा है, मतलब इस कंडक्टर 3 के कारण भी नहीं होगा, कंडक्टर 4 के कारण होगा, और ये कंडक्टर जो है ये तो पूरा इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है, तो B4 होगा, और पूरा इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला 4 पाई हम मानेंगे कि ये जो पॉइंट है इसके बीच में कहीं पे है, क्योंकि ये लिमिट ही नहीं है इसका इधर और इसका इधर, तो ये हो जाएगा 2I1 बाई डी, I1 था, इसके कारण होगा, तो इसके कारण नहीं होगा, इसके कारण नहीं होगा, इसके कारण होगा, और इसके कारण होगा। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इससे हम इस पॉइंट को एसोसिएट करेंगे, और R इसके लिए जो होगा वो हो जाएगा कंडक्टर से अवे ऐसे लेना होगा R का डायरेक्शन, I1 ऐसे है, I1 के तरफ रखेंगे, R के तरफ कर्ल करना है, यानी कि ऐसे करना है, ऐसे रखेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे, किधर हो जाएगा आउटवर्ड, किधर हो जाएगा आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स।
अब डिपेंडिंग ऑन कि I1 बड़ा है मैग्नीट्यूड में या I2 बड़ा है, यहाँ पर हमें अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि B2 बड़ा होगा या B4 बड़ा होगा। तो रिजल्टेंट बी नेट की बात करेंगे तो बी नेट हो जाएगा बिगर माइनस स्मॉलर, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 ना। उसके हिसाब से हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि B2 बड़ा होगा या B4 बड़ा होगा। तो क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा या नहीं भी दिया होगा या कुछ इस तरह का होगा, आइडिया मिलेगा। बिगर माइनस स्मॉलर करेंगे और बी नेट का डायरेक्शन भी होगा वेक्टर रूल से, वो किधर होगा, जो बिगर होगा। सपोज B4 बड़ा होता तो बी नेट हो जाता दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू और आउटवर्ड। अगर B2 बड़ा होता तो बी नेट हो जाता B2 माइनस B4 इनवर्ड। तो इस तरह से सिचुएशंस हैं, उसको एनालाइज करना है। अगला वीडियो इसी पर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी और टॉपिक करना है। तो ये माइंड में रखिएगा हमेशा कि कंडक्टर AB था और जो पॉइंट हमने लिया था P, ये जो डिस्टेंस लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं और ये परपेंडिकुलर वाला लाइन एक इंच के साथ एंगल बनाता है। तो वो एंगल था, मेजर हो रहा था क्लॉकवाइज, हमने लिया था φ2, आप कुछ भी ले सकते हैं, θ2 कुछ भी। और एक इंड वाला जो था वो भी हम इसी परपेंडिकुलर वाला लाइन के साथ लेते हैं और ये था φ1। तो ये मेजर हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एंगल सेम सेंस में मेजर नहीं होते हैं इस फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला था हमारा μ0/4 पाई I/d साइन φ1 प्लस साइन φ2। φ1 φ2 अपोजिट सेंस में होना चाहिए, अपोजिट सेंस में होना चाहिए। और d जो है वो हमें लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए फ्रॉम कंडक्टर। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ये है एक कंडक्टर AB और कैरी करंट I है और इसके कारण मान लेते हैं कि इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है ये है R, ठीक है। AB है, AB के कारण P पे चाहिए। तो आपको इसको प्रोसीड करना होगा आगे, या दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो प्रोसीड करके आपको D फाइंड करना है, क्योंकि आपको इस फॉर्मूला में D होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो D फाइंड करेंगे। ये एंगल मान लेते हैं दे रखा है φ2 या θ2, ये एंगल दे रखा है θ2 और इसी क्वेश्चन में ये जो इंड A है ये पूरा एंगल दे रखा है, ये φ या θ1। तब ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो आपको D निकालना है। तो इस राइट ट्रायंगल में cos θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा इन राइट ट्रायंगल BP समथिंग दिस, cos θ2 कितना हो जाएगा? D/R। तो D निकल गया। इस तरह से आपको D निकालना है, R cos θ2। उसके बाद ये हो गया I का वैल्यू दिया रहेगा कुछ, I ऐसे हो या ऐसे हो, ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैग्नीट्यूड में। I के ऊपर और नीचे होने से बस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात पे फर्क पड़ेगा। अब हमें ये फॉर्मूला में साइन φ1 क्या लेना है, कैसे लेना है, और साइन φ2
क्या लेना है, कैसे लेना है, यानी कि θ1 θ2 हम क्या ले, कैसे लें। अब इस सिचुएशन को यहाँ के सिचुएशन के साथ अगर देखते हैं तो हमें एंगल लेना होता है परपेंडिकुलर वाले के साथ। ये एंगल लिया जाता है कंडक्टर और पॉइंट P को जोड़ने वाला परपेंडिकुलर लाइन से। तो और पॉइंट P एक इंड के साथ एंगल बनाता था φ2 और पॉइंट P दूसरे इंड के साथ एंगल बनाता है φ1। तो पॉइंट P यहाँ पे हमने देखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, या सीन ऐसा है कि φ1 के बारे में, θ1 के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, A के साथ θ1 बना रहा है। तो α1 जो है φ1 लिख लो, φ1 सिंपली θ1 कर दो, कोई चेंज नहीं है इसमें। जैसा यहाँ सिचुएशन था वैसा ही यहाँ है। लेकिन अब ये φ2 ऐसे दे रखा है, सॉरी, ये पूरा है φ2 और ये है θ2 ये पूरा था θ1। ये परपेंडिकुलर वाला लाइन जो इस पॉइंट को एसोसिएट कर रहा है, ये ऐसे, तो इसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये है θ2, ये वाला एंगल। लेकिन ये एंगल जो है वो इस बेसिक लाइन से, जिस लाइन से हम दोनों एंगल ड्रॉ करते हैं, उससे ये कैसे मेजर किया हो रहा है, ये भी मेजर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी मेजर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जबकि अगर ये मेजर हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो इस फॉर्मूला में ये जो है ये क्लॉकवाइज मेजर हो रहा था। तो फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, इसमें अब कुछ नहीं करना, क्योंकि ये जो है अगर हमने इसको एज इट इज लिया है इस फॉर्मूला में, तो हमें अब बस φ2 जो है वो लेना पड़ेगा -θ2। बस फॉर्मूला में निगेटिव लेना है θ2। तो फार्मूला हो जाएगा B = इस सिचुएशन में B = μ0/4π, D के बदले में r cos, I तो I है, r cos θ2 sin φ1, तो sin φ1 तो θ1 हो गया, प्लस sin φ2 तो -θ2 लेना होगा। और फिर ये आ जाएगा μ0/4π I / r cos θ2 sin θ1 - sin θ2। इसको ऐसे समझो, ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज करो कि क्योंकि ये जो पॉइंट था ये बीच में था A और B के, तो अगर हम B को उठा करके यहाँ पर फिल करते हैं यहाँ, तब हमें ये जो एंगल मेजर करना पड़ता θ2, ये कैसे मेजर करना पड़ता, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ता। लेकिन क्योंकि B यहाँ नहीं है कहाँ, इधर है, नीचे है, इस परपेंडिकुलर वाला लाइन से हमें अभी के सिचुएशन में φ2 कैसे मेजर करना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो φ1 भी मेजर करना पड़ रहा था एंटी क्लॉकवाइज, θ1 भी मेजर करना पड़ रहा था एंटी क्लॉकवाइज, θ2 भी मेजर करना पड़ रहा था एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें φ2 को नेगेटिव लेना होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली φ2 को मेजर करना चाहिए था हमें क्लॉकवाइज, लेकिन वो हो कैसे रहा था, वो भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा था। सिमिलरली अगर इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, अगर ऐसे दे रखा है और पॉइंट P यहाँ है, करंट ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है A और ये B, ये दे रखा है R, तो आपको इसको पीछे की तरफ ले जाना है, ऐसे बता रखा है, ऐसे इसको लिख रखा है D या कुछ भी लिख रखा है। ये वाला जो एंगल है ये लिख रखा है φ1, और ये वाला जो है ये पूरा वाला ये एंगल लिख रखा है φ2। तो φ2 को
φ2 को एज इट इज पॉजिटिव फार्मूला में प्लेस करना है, और असल में ये वाला एंगल जो होना चाहिए था ये भी है, ये दोनों है, मेजर हो रहा है सेम सेंस में, तो इसको लेना होगा -φ1। बात ख़त्म। यानी कि डी को अगर हम यहाँ पे एज्यूम करते तो ये वाला मेजरमेंट कैसे होता, तब ये क्लॉकवाइज होता, लेकिन अभी कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फार्मूला का जो कंडीशन है फुलफिल होने के लिए हमें φ2 के बदले में, φ1 के बदले में क्या लेना पड़ेगा, -φ1 लेना पड़ेगा। बात ख़त्म। फिर हमने देखा फॉर्मूला से कि B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I/d sin φ1 प्लस φ2, या फिर B इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I/d। तो अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x तो x और y का ग्राफ जो होता है वो होता है ऐसे। इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। x का वैल्यू इंक्रीज होने पे y का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा b घटेगा स्ट्रेंथ, तो b और d का ग्राफ भी होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। b एंड दिस इज d, b एंड दिस इज d, और इस ग्राफ को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब वीडियो लंबा हो रहा है, न्यूमेरिकल का के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे IIT JEE मेंस नीट का, क्योंकि ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो तब जा करके इसका टॉपिक क्लियर होगा। एक और चीज़ देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, वो वाला फॉर्मूला भूल जाइए जो हम लोग ऐसे पकड़ते थे, वो थंब रूल। बस यहाँ पर किसी पॉइंट पे निकालना हो, स्ट्रेट कंडक्टर है, आइडियल का डायरेक्शन मतलब आई के तरफ रखिए, उस पॉइंट की तरफ आर्क मानिए, उस पॉइंट को उस कंडक्टर से डिस्टेंस आइडियल से आर रखिए, तो इस तरह से मिलता है हमें सर्कुलर पैटर्न। सबको पता है, अगर करंट अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, करंट अगर नीचे की तरफ होता है तो तब भी कई सारे सर्कल्स होंगे। तो ये जो सर्कल्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इस पे हम लेते हैं क्लॉकवाइज। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं है, ये इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इनका जो परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, प्लेन ऑफ सर्कल्स आर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब ये आया कैसे, एक मिनट के लिए समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, बिल्कुल इसके सामने में यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, बिल्कुल इसके सामने में यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड आइडियल क्रॉस आर से कैसे मिला, डाउनवर्ड मिला। आइडियल मतलब आर ऐसे हो गया था ना, आर होता है कंडक्टर से पॉइंट पी के तरफ डायरेक्टेड, तो आइडियल मतलब आई क्रॉस आर किया तो ऐसे हुआ डाउनवर्ड। अब अगर सेम डिस्टेंस पे पॉइंट पी मैं यहाँ ले रहा हूँ, नीचे थोड़ा सा यहाँ, तो ऐसे मिला हमें, फिर यहाँ ले रहा हूँ यहाँ, तो ऐसे मिला,
फिर इसके बिल्कुल ये इधर ले रहा हूँ तो इससे मिला, या फिर अगर ये ऐसे है तो नीचे ले रहा हूँ। तो इस तरह से पैटर्न हमें मिला, टेंजेंशियल मिला किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक ऐसा इमेजिनरी कर्व मिलता है जिस कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो आइडियल क्रॉस आर स्ट्रेट कंडक्टर में के लिए करने से सबसे बेस्ट है इसको यूज करना। आइडियल क्रॉस आर कीजिए, आइडियल स्ट्रेट कंडक्टर है, आइडियल का वही डायरेक्शन होगा जो आई का होगा। आर को मानेंगे, आर क्या है, कंडक्टर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है और उसका डायरेक्शन, आर का डायरेक्शन कंडक्टर से अवे टुवर्ड्स द पॉइंट होता है। कर्ल कीजिए राइट हैंड को रख करके, थंब जो है वो डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर।